सबसे बड़ा हम जो मानते हैं ना गरीबी का एक बड़ा हिस्सा वो है सर दिखावा करना, ठीक है ना, शो ऑफ करना। शो ऑफ जब कोई करता है तो वो औकात से ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जितना औकात नहीं उतना ज्यादा, और इससे व्यक्ति कर्जा में डूब जाता है। बस ये सबसे बड़ा हम मानते हैं एक गरीब आदमी और गरीब होने का कारण। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत बार ये चीज सुना होगा ना कि गरीब आदमी गरीब है और अमीर आदमी अमीर है। इसका रीजन है कि अमीर आदमी के पास जो पैसा है ना, उसको पहले क्या करता है कि हमको इस पैसा में से कितना बिजनेस में भी लगाना है उसको साइड करो, कितना परिवार में खर्चा करना है उसको साइड करो, सब साइड करता है, जो बचता है उसको एंजॉय करता है। लेकिन हम गरीब लोग क्या करते हैं, अभी शादी ब्याह है, पहले सब पैसा मांग कर परिवार वन से और सब शादी में लगा दे, बात के बाद में देखा जाएगा। ज्यादा मेहनत करने वाले गरीब इसीलिए है क्योंकि पैसा का सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग उसको कर रहा है, जहां करना चाहिए था वहां नहीं कर रहा है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है। आप स्वप में पैसा लगा दे रहे हैं। अमीर आदमी स्वप कर तो रहा है लेकिन औकात से ज्यादा नहीं, उसको पास जितना है पहले सारा जगह पर देख लेता, अपना बिजनेस को, अपना व्यापार को, अपना काम को, पैसा छोड़ देता उसके लिए, वहां बचा स्वप करेंगे भाई। अगर कोई भी व्यक्ति गरीबी में फंसा हुआ है, चाहे आप हो, हम हो या कोई और व्यक्ति हो, तो गरीबी खत्म करने का कुछ पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स, और प्लस में कुछ सरकारी प्रयास भी है, कुछ गैर सरकारी प्रयास भी है, वो भी। लेकिन मिनिमम ये 10 पॉइंट्स आपको ख्याल रखना है सबसे ज्यादा। बाकी गैर सरकारी और सरकारी जो है उस साइड का चीज है, वो आपसे नहीं बल्कि कोई दूसरा लोग आपको सपोर्ट करेगा तब वो होता है। लेकिन ये जो 10 पॉइंट है ना, वो 10 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि हम गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, पूरा हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाना चाहिए, तब उसके लिए ये 10 रूल्स जो आप लोग लिख चुके हैं ना, 10 रूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये ज्यादा 10 रूल्स को अगर हम लागू करते हैं, गरीबी खत्म। चाहे घर का गरीबी हो, देश का गरीबी हो, राज्य का गरीबी हो, पंचायत का गरीबी हो, किसी भी तरह का गरीबी हो, तो ये 10 रूल्स मिनिमम फॉलो होना चाहिए। और बाकी सरकारी और गैर सरकारी है, वो अपर लेवल के हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, मतलब सरकार के पास है, तो गरीब राज्य को वो हेल्प करता है, बस वो सब अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन मिनिमम 10 को हम लोग अगर सामाजिक तौर से देखें, पर्सनली देखें, तो ये 10 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सभी 10 रूलों को हम लोग बारी बारी से समझते चलते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, ठीक है। हम लोग को तो पहला ही पता चल चुका है कि गरीबी के उन्मूलन के उपाय, तो यहाँ पे पहला जो हमारा लाइन आया है वो है उन्मूलन। तो हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा, गरीबी उन्मूलन के क्या, उन्मूलन माने क्या, जड़ से खत्म करना इसका मतलब होता है, जड़ से खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी का खत्म करने को उपाय ये है, लेकिन उन्मूलन का मतलब है कि एकदम जड़ से पूरा साफ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से टहनी काट देंगे और नीचे से फिर से पौधा निकल जाएगा, मतलब गरीबी फिर से आ जाएगा, वो कॉन्सेप्ट में नहीं चलना है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उन्मूलन। तो यहाँ पर किताब में ये भी लिख सकता था, गरीबी खत्म करने के उपाय, ऐसे लिख सकता था, लेकिन वो नहीं लिखा, क्योंकि गरीबी खत्म करने के बाद फिर से आ सकता है, लेकिन उन्मूलन करने के बाद मतलब जड़ से खत्म करने के बाद नहीं आएगा ना दोबारा, इसलिए किताब में उन्मूलन लिखा है, जो कि एक बहुत बेहतर बात है। गरीबी को हमेशा जड़ से ही खत्म करना चाहिए, किसी भी तरह का बीमारी हो तो जड़ से खत्म होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 10 पॉइंट्स है, उन 10 पॉइंट को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग के लिए है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। इसको ध्यान से समझिएगा। हम हो, आप हो, राज्य हो, देश हो, कुछ भी हो, ऐसा सिचुएशन में सबके पास कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग के घर में भी पेड़ पौधा होगा, मिट्टी होगा जिस पर खेती बाड़ी करते हैं, और भी कई तरीके की चीजें हो सकता है जो हम लोग के लिए प्राकृतिक संसाधन है, जिसको हमको फ्री में मिला हुआ है। तो इन सभी चीजों का समुचित उपयोग मतलब अच्छा ढंग से यूज करना है। आपके पास खेती है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी लेक्चर ये किया था, शायद क्लास 10 में किए थे शायद, हाँ क्लास 10 में शायद तुम लोग का छुट्टी हो गया था तब ये बात बोले थे, फिर से वही टॉपिक्स यहाँ भी आ गया है। तो हम लोग को बोल क्या रहा है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। आपके पास प्राकृतिक साधन में हम लोग नॉर्मल साधन तो क्या है, मेरे पास में खेती है, नॉर्मल सा छोटा मोटा जो भी खेत है, तो हम उस खेती को यूज करेंगे, खेती बाड़ी करके जो भी कुछ इनकम निकाल पाए वो बेहतर है। लेकिन वही खेत को हम ऐसे परित छोड़ देंगे, सालों साल ऐसे पड़ल है, उसमें से कुछ नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर हम गरीबी से कहाँ से निकलेंगे। जो भी कुछ आ सकता था हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, सदुपयोग नहीं कर पाए, तो हम बेवकूफ हुए। और जो उसका सदुपयोग करके और उससे कुछ मुनाफा निकालेगा
उस पैसा से फिर वो कुछ कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करके या कुछ और करके गरीबी को खत्म कर सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तो बेकार है। तो इसका मतलब सीधा से यही है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, ढंग से उपयोग करना है, ना कि इसी छोड़ देना है पड़े पड़े। अगर हमारा देश के बारे में सोचा जाए, ये तो हमने पर्सनली बता दिया कि हम लोग कैसे सोच सकते हैं। बुक में तो देश और राज्य के बारे में ही बात करेगा, अपना पर्सनल के बारे में बताएगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पर्सनली बता देते हैं ताकि बच्चा को देश राज्य के आगे के साथ साथ में पहले खुद को ग्रोथ करना सीखे, क्योंकि अपने को ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिक है कि देश राज्य तो होते ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फिलहाल हम लोग किताब के हिसाब से चलते थे, किताब सिर्फ और सिर्फ देश या राज्य के बारे में बात करता है, पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता है उतना। तो अगर देश की गरीबी खत्म करना है तो देश में क्या ऐसा, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में किसी के पास में कोयला हो सकता है, किसी के पास में लोहा के संसाधन हो सकता है, खनिज हो सकता है अंदर में, और एल्युमिनियम के भी हो सकता है अंदर में खनिज। मतलब कई तरह के साधन संसाधन हम लोग को प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है, लेकिन उसको निकाल करके फिर उसका इस्तेमाल करने में, या किसी तरह के भी संसाधन का साधन जो हमारे पास में प्राकृतिक पहले से दे दिया है उसका इस्तेमाल करने में काफी मुश्किल आ रहा है। जैसे कि लोग पहाड़ काट काट के और मार्बल्स वगैरह बनाते हैं, वो ठीक है ऊपर ऊपर, लेकिन अब सोना खोद करके नीचे से निकालना है, और इतना नीचे जाकर के खोद के निकालना है कि उसको से निकालते निकालते पैसा ही इतना खर्च हो जाता है कि सोना से ज्यादा कीमत हो जाएगा। तो फिर क्यों करेगा इसे। तो हम लोग को समुचित उपयोग, उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी का और विकास करेंगे, थोड़ा और सुविधा ढूंढेंगे जिससे आसानी हो सकता है। अब अगर हमारे पास सब कुछ है और हम कुछ नहीं करते हैं, चाहे देश हो या राज्य से पड़ा हुआ है, तो कहाँ उपयोग हुआ है, तो फिर कैसे गरीबी खत्म होगा। कोई तो आएगा नहीं ऊपर से कहेगा कि बाबू चलो सबको पैसा दे के गरीबी खत्म, ऐसे तो होने वाला नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग यही चीज समझाता है हमें कि गरीबी खुद से खत्म करना होता है, जो आपको भगवान पहले से दे दिया है ना, उसी का इस्तेमाल करके कुछ करिए, नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये कोई छोटा सा कहानी याद आ गई, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा। एक नॉर्मल सा था आदमी जो कि मरने जा रहा था, और वो व्यक्ति जब मरने जा रहा था तो एक जो कोई साधु सन्यासी थे वो उसको रोक लिए कि क्यों मरने जा रहे हो। तो बोला कि जी के क्या करें, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तब उसको थोड़ा सा बात बोला कि चलो ठीक है तुम मर जाना, एक दिन हमको दे दो, मतलब 24 घंटा, 24 घंटा हमारा साथ रहो, फिर उसके बाद में मर जाना। तो चलो भाई रे, ऐसे भी मरना हो उसी भी मरना, एक दिन में क्या बिगड़ता है। वो साथ में रहने लगा। उसके बाद गए एक राजा के पास में, और वो राजा को बोला कान में जाकर के, कुछ भी बोला, तो लड़का से बोला कि तुम अपना आंख दे दो, इसको हम इतना रुपए देंगे, तुम्हारा गरीबी खत्म ऐसे हो जाएगा। 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, जो भी उसका डिमांड था। राजा से पूछा किसका आंख लेना चाहते हैं, कितना देंगे। 2 लाख 4 लाख। तो बोला कि हम आंख नहीं बेचेंगे। तो बोला कि अच्छा कान ही दे दो भाई रे, किडनी दे दो, कुछ भी दे दो, बेच दो। इसे क्या समझ में आ रहा है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन, उसका पूरा शरीर है, और फिर भी उसको नष्ट करना चाहता है, वो उसका उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वो मूर्ख हुआ ना। और हम लोग भी तो वैसा ही कुछ मूर्ख ही हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं यार कि गरीबी के तले दबे हुए जा रहे हैं, मर जाएंगे जाकर के। मरने से गरीबी नहीं खत्म होगा, बल्कि तुम ही खत्म हो जाओगे। तुम ही नहीं रहोगे तो गरीबी क्या रहेगा, तुम क्या लाइफ जियोगे। तो सीधा सा स्टोरी के माध्यम से ये चीज समझाना चाहते हैं, हमारे पास चाहे शरीर रहे, जमीन रहे, या कुछ भी रहे, पेड़ पौधा, या पूरा हमारे पास जो भी कुछ है, उन सबसे हम कैसे अच्छा ढंग से इस्तेमाल करके उसका यूज करके अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला रूल्स ये था, ठीक है ना। दूसरा रूल्स की बात करते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण, जो कि जिंदगी में पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है ठीक है ना। दूसरा में हमारा जनसंख्या, जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है, ये जिंदगी में कभी नहीं छोड़ता है पीछा। हमारा देश में इतना सारा जनसंख्या है कि कह ही नहीं सकते हैं भाई, नंबर 1 पर आने वाला देश बन चुका है। तो ऐसा सिचुएशन में जनसंख्या को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जब तक जनसंख्या नहीं खत्म होगा, देश से गरीबी ही नहीं हटेगा। इसका एग्जाम्पल से समझिए, अपना ही घर में हम लोग देखते हैं कि 4-5 परिवार है, पूरा फैमिली मेंबर, ऐसे 4-5 गो परिवार है, और 4-5 परिवार में से एक घर में देखना, दूसरा बगल वाला घर में उसका परिवार 2-3 लोग है, ज्यादा नहीं, मतलब कि 2 मम्मी पापा, 1 बाल बच्चा, छोटा परिवार। और हम लोग के 4-5 परिवार, मतलब बड़ा परिवार। छोटा परिवार और बड़ा परिवार, समझने इस चीज को ध्यान से। इसका भी इनकम 10,000 हो रहा है, जो भी मिलजुल के कमा रहे हैं, और इसका भी इनकम 10,000 हो रहा है।
चाहे अकेले बाबूजी कमाए या बाल बच्चा मिलकर कमाए, कैसे भी कमाए, उसका भी इनकम 10,000 कमाई हो रहा है, इसका भी इनकम 10,000 कमाई हो रहा है। ऐसे भी तो अधिकतर है गार्जियन के पिता ही ज्यादातर पैसा कमाते हैं, बाल बच्चा तो खैर पढ़ता उड़ता रहता है, तो वही चीजें। अब 10,000 ये भी और 10,000 ये भी, तो अमीर कौन नजर आ रहे हैं? छोटा वाला अमीर क्यों लग रहा है? खर्चा कम है इसके पास। जब खर्चा कम करेगा तो पैसा सब रखा ना रह जाएगा, उससे अपना लाइफ अच्छा से जी सकता है। और इसके पास बड़ा परिवार है ना, कि हो सकता है कि इसका पूरा भरपाई भी ना हो सके, जितना इसको खर्चा हो उतना भी ना हो सके, तो फिर ये नुकसान में रहेगा। इसी तरीके से हमारा देश भी है। हमारा देश में भी जनसंख्या इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा जनसंख्या है ना भाई रे, कि छोटा से छोटा देश के सामने भी हम लोग क्या लगते हैं कि अरे यार गरीब है पूरा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक चीज है, इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं, इसी से हम लोग जनसंख्या को दूर कर पाएंगे। अगर हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो भाई देश का कल्याण होने वाला नहीं है, ना ही राज्य का। ये चीज को हम देश के ऊपर में भी समझेंगे, राज्य के ऊपर में भी समझेंगे, अपना परिवार के ऊपर में भी। हम सिर्फ वहीं से हर एक चीज में एक ही चीज बताते जाते हैं कि हम कुछ भी समझाएं, उन सभी समझ को पर्सनली भी लेके चलना है, अपर लेवल से धीरे धीरे, मतलब कि अपना से लेकर के, अपना लेवल से लेकर के इसको ऊपर लेवल तक में लेके चलते जाना है। अपना ले लो पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, देश, इस तरीके से अपर लेवल में जाते रहो, क्योंकि सारा का सारा रूल से सेम काम करता है। आप ग्रोथ करेंगे, आपका पंचायत ग्रोथ करेगा, पूरा गांव ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से सब लोग वही रूल्स अपनाएंगे, तो फिर पूरा लोग ग्रोथ, फिर पूरा बिहार, फिर पूरा भारत, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास में यह था जनसंख्या, जनसंख्या पर वो ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीज को आप खुद से लिखेंगे, ना कि सोचेंगे कि सर कुछ लिखा देंगे। ये अपना मन से बोल रहे हैं। किताब में है, एक बार किताब पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद फिर अपने से बोलना चालू कर देंगे। क्योंकि हुबहू किताब वाला लिखेंगे तो याद नहीं रह पाएगा, उसको एक दो बार पढ़ लेंगे, दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ जाएगा, और सर इतना बता रहे हैं तो वो याद रहेगा, एग्जाम में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा क्या बोल रहा है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। तीसरा नंबर में कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हम भी जानते हैं सर कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा राज्य बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ये चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास में उतना खेती क्यों नहीं हो पा रहा है ढंग से, फिर भी गरीबी क्यों दिखाई देता है? हमारे पास कुछ नहीं है सर, खेती के अलावा कुछ है ये नहीं। हम क्या कर सकते हैं? खेती को हम इतना उन्नत स्तर पे लेके जाएंगे, इतना बेहतर स्तर पे, कि हमको गरीबी दिखाई ही नहीं देगा। ये चीज हम कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि भाई हमसे नहीं होगा, तो फिर आप वहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ है भी नहीं साधन। जो है सर ज्यादातर प्राकृतिक साधन में हम लोग क्या है, ज्यादातर जमीन ही है, उसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। और जो भी जहां तहां जो खनिज वगैरह है उसको निकालने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उतना टेक्नोलॉजी विकास नहीं है कि उसको हम निकाल पावे। तो दूसरा देश से भी हम लोग कुछ मंगवाते हैं, और जब दूसरा देश में तालमेल नहीं रह पाएगा तो महंगा करके तुमको देगा, या तो मिलेगा भी नहीं, तो तुम्हारे से तो वैसा ही रह जाएगा। लेकिन सर हम लोग इसको उत्तम करके अपना गरीबी खत्म कर सकते हैं। इंसान को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पांचों चीजें हमारे पास में है, लेकिन हम लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इंपॉर्टेंट तो रोटी है ना दोस्त, और रोटी के लिए तो आपका देश पूरा एकदम तैयार है पहले ही से, बस आप रोटी कमाइए ना बढ़िया से। कपड़ा उपड़ा भी थोड़ा मिल ही जाता है, क्योंकि कृषि है ना, कृषि से कपास तो बनता ही है। तो रोटी कपड़ा मिल रहा है, और मकान रहने के लिए भाई रहते तो हम लोग झोपड़ी उपड़ी भी लगा करके रह ही सकते हैं। खैर उतना नौबत नहीं आता है, थोड़ा भी ठीक ठाक स्थिति है। लेकिन अगर हम कृषि पर ध्यान देते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हमको कभी मौत होने वाला है, मतलब देश मरेगा। आदमी तो मरेगा लेकिन देश नहीं मरने वाला है, क्योंकि इसके पास खेती का खजाना रखा हुआ है। मतलब ये वो गाना नहीं है इसे करके, मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, वही चीज है। मेन हीरा मोती तो खेती में है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमको खेती कैसे करना है कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो खेती करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सारा चीजें उन्नत किस्म का लाना पड़ेगा, उन्नत किस्म के, उन्नत किस्म का लाना पड़ेगा। खाद हो जाए, बीज हो जाए, और प्लस में जितना सिंचाई का व्यवस्था है, खरपतवार निकालने का जो व्यवस्था है, वो सारा चीजें हम लोग को एकदम ढंग से करना पड़ेगा। जैसा ही ये चीजें सिस्टम ठीक होगा, ऑटोमेटिक सारा चीजें ठीक होने लगता है। ठीक है, हमारे पास में ये भी हो गया कृषि के बारे में भी। और हमारे पास में नंबर 4 पे है
देश का औद्योगिकरण, देश का औद्योगिकरण मतलब क्या सर? औद्योगिकरण मतलब क्या? उद्योग धंधा। अब देश के लिए बोला है ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि अपना लिए भी इसको समझेगा, पर्सनली भी, राज्य के लिए भी समझेगा, देश के लिए भी। हम यहाँ पर्सनली देश को बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चन को वो पूरा ऑटोमेटिक पूरा छोटा छोटा पॉइंट्स भी समझ में आए, तो वो उस चीज पर भी ध्यान देना है, ठीक है। औद्योगिकरण जो है वो शुरू से लेकर के चलना है अप लेवल तक, अपने आप से, कि अगर हम छोटा मोटा आदमी है, मेरे पास कुछ व्यवस्था है, तो हम छोटा मोटा उद्योग धंधा से भी अपना कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में हम लोग जो कमाने जाते हैं बाहर, वो क्या है? उद्योग धंधा। कोई लगाया है आदमी और हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग उसको काफी अच्छा मुनाफा देते हैं, उसका कुछ परसेंट हम लोग को हिस्सा दे देता है। अगर हम उसको 100 रुपये कमा के देंगे तो उसमें से हमको 10 रुपये ही वो देता है, बाकी 90 रुपये उसका हो गया। और उसमें से कुछ खर्चा निकाल लेता है कि इतना इतना खर्चा लगा, बाकी पैसा उसका। तो औद्योगिकरण हम करेंगे सर, यानी कि भारत में उद्योग धंधा का विस्तार होगा, तो भी इसका ग्रोथ संभव हो पाएगा। अगर इसका ग्रोथ करना है तो ये चीज जारी करना पड़ेगा। कृषि है सर, तो कृषि से रिलेटेड भी बहुत तरह के उद्योग धंधा स्टार्ट हो जाता है। जैसे सपोज दैट सर कि चावल मिल, खेती से ही आया ना चावल। अब धान कुटाएगा तो चावल जो बनेगा, तो बिना उद्योग के तो हो ही नहीं। अब एगो छोटा सा मशीन लेके गाँव गाँव कुटता है, अगर उसी तरीके से बड़ा रहे, फिल्टर करके एकदम फ्रेश करके चावल जो कि मार्केट में पैकेट में बंद होकर के आता है, वो कहाँ होता होगा? उद्योग धंधा में। हम खेती कर रहे हैं सर, जमीन खेती कर रहे हैं, और हम पहले जमाना के चक्के इस तरीके से चला करके दरर दरर के मतलब से, और वो इस तरीके से चावल निकाल रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है, उसमें काफी समय लगेगा, तो ग्रोथ कहाँ हुआ? तो हमारे पास कृषि है सर, कृषि से रिलेटेड ही आप फैक्ट्री लगा दीजिए, काम आसान हो जाएगा, और सारा एकदम एक्यूरेट और ओरिजिनल चीज मिलेगा, काम खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन पहले से है उसके लिए फैक्ट्री लगाइए, कि उसी से जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि हम दूसरा जगह से जाएंगे, फिर दूसरा जगह से कुछ लाएंगे, फिर उसको अपना देश में बनाएंगे। जब आपके पास है तो दूसरा से क्यों मंगाना है? अपना देश में जो है उसी संसाधन का यूज करिए और उद्योग धंधा उसी से स्टार्ट करिए, तब देखिए ग्रोथ होता है। लेकिन ये भी कमी है भारत में, तो ये भी चीजें जब प्रॉपरली होगा, अब बिहार में तो बहुत कमी है, ठीक है ना, अपना गांव में तो कुछ है ही नहीं है। एगो साइड में बन रहा है बहुत बड़ा, कोई भी गोदाम जैसा बन रहा है, हमको लगता है कि यहाँ पर भी कोई उद्योग ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अधिकतर उतना बड़ा जो बनता है ना, अधिकतर उद्योग धंधा के लिए बनता है, छोटा मोटा काम के लिए नहीं बनेगा वो, ठीक है। 12 चट्टी इधर देखे हो ना बनते हुए वो, हाँ वही वाला। तो औद्योगिकरण भी इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उद्योग धंधा आपको करना ही पड़ेगा अगर आगे आगे ले जाना है तो, क्योंकि आपको पास जो चीजें है ना, छोटा मोटा चीज आप ग्रोथ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सीधा सा एक बार फिर समझा देते हैं कि उद्योग धंधा मतलब देश का औद्योगिकरण, मतलब कि देश में किसी तरह के फैक्ट्री का विकास होना चाहिए जिससे कि देश आगे बढ़े। जस्ट पॉइंट खत्म, ठीक है। 5वां नंबर हमारे पास में है पूंजी की व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है ये भी सर। पूंजी की व्यवस्था, आप सोचिए अपने बारे में या देश के बारे में या किसी के बारे में, आपके पास पैसा नहीं है तो आप भाई ऐसा ही गरीब हैं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि पैसा नहीं तो गरीब ही है। तो फिर हम उस पैसा को लाएं कहाँ से? क्योंकि अमीर बनने के लिए हमको चाहिए क्या सर? पूंजी। क्योंकि हम जैसा ही पैसा किस पर खर्च करेंगे तो वो हमको रिटर्न कुछ देगा। चाहे हम एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, एजुकेशन हमको रिटर्न वापस देगा कुछ समय बाद, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद। या तो हम कोई दुकान पर इन्वेस्ट करें, दुकान हमको पैसा देगा 2 रुपये 4 रुपये कर करके हर प्रोडक्ट पे। या तो फिर हम कृषि पर इन्वेस्ट करें, 3-4 महीने के बाद फसल देगा, उससे दुगना तिगुना करके। मतलब कहीं ना कहीं हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हमको रिटर्न मिलता है। हम सोचेंगे कि बिना पैसा लगे पहले रिटर्न मिले बाद में पैसा देंगे, ऐसे कैसे होगा? जब रिटर्न पहला ही मिल जाएगा तो फिर दुनिया में गरीबी क्यों रहता? फिर गरीबी नहीं ना रहता, पहले मिलता बाद में देता, तो फिर वही पैसा दे देता उसमें से कमा करके फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिटर्न निकालने के लिए पहले उसमें डालना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न वापस आता है। ये चीज है लॉजिक। तो हमारे पास में क्या बोला जा रहा है? पूंजी की व्यवस्था। इसको छोटा सा हम अपना तरीका समझाते हैं कि पूंजी की व्यवस्था हम कहाँ से कर सकते हैं। पूंजी की व्यवस्था, इसका सबसे एक ही और सबसे सरल तरीका यही है सर, बचत। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, या तो फिर एक्स्ट्रा में आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ये दूर रास्ता, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। ओटी, ओवर टाइम, मतलब आप अगर 12 घंटा काम करते हैं जिससे आपका घर चल पा रहा है, तो आपको 15 घंटा करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, और उसमें भी आपको बचाना ही पड़ेगा, मतलब बीच में बचत आ रहा है। पूंजी का व्यवस्था ऐसा ही होता है। हम सोच रहे हैं कि जैसे अभी पढ़ा रहे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ लाना है हमको, जैसे कि सपोज दैट लाइट का व्यवस्था नहीं है अच्छा से,
हमको लाइट खरीदना है, पैसा मेरे पास नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीजें फालतू चीजें हम नहीं लेंगे, उसका पैसा सेविंग करते करते रखेंगे, जब हो जाएगा तो हम वो लाइट खरीद लेंगे। लेकिन हमारा जैसा लाइफ चल रहा है, अगर हम वैसा ही चलने देंगे तो मेरा से वो नहीं खरीदाने वाला है, क्योंकि पैसा तो सब चला जा रहा है ना हाथ से। यही काम करना है, पूंजी का व्यवस्था करने का यही एक माध्यम है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। हम अपना टाइम को काट करके हम दूसरा काम में लगा सकते हैं जहां से इनकम आवे, ये कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास जो भी है उसमें से हम कम खर्चा करने लगे। इसीलिए हम लोग ज्यादातर साप्ताहिक बाजार में जाकर के सामान खरीदते हैं, ताकि 1-2 रुपया सस्ता मिले, मोल भाव करके खरीदते हैं ताकि 2 रुपया बचे और वो 2 रुपया कहीं काम आए। जस्ट इसीलिए हम लोग ये करते हैं। तो पूंजी की व्यवस्था ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आप किसी से मांग के करते हैं, लोन से करते हैं, बहुत तरह का साधन है हमारे पास में पूंजी का व्यवस्था करने का, लेकिन वो आपको फिर रिटर्न में जो ब्याज मांगेगा वो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं ना साधन। इसलिए हम इस पर पहले भी एक बार चर्चा कर चुके थे कि लोन लेना मतलब बेवकूफी है गरीब आदमी के लिए। जब तक आप कुछ ना करें तब तक आप लोन मत लीजिए, ये चीज पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो पूंजी की व्यवस्था हम लोग 2 ही तरीके से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बेहतर ढंग का। अब अगर है सर तो पहले उसके लिए पूंजी लगाना ही पड़ेगा, तब फिर और ज्यादा पूंजी आएगा, बस यही रास्ता है, ठीक है। 5वां नंबर हो गया हमारे पास में 6ठा नंबर है यातायात के साधनों का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा गांव हुए, आपका गांव हुए, आपका देश है, दूसरा देश है, कहीं पर भी है, सीधी बात है सर कि यातायात के साधन का विकास होना जरूरी है। मान लेते हैं सर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं हमारा गांव में सर खेती हो रहा है बढ़िया से, ठीक है, बगल वाला गांव में पानी ही नहीं हुआ है, या तो हरा हुरा टूट के सब पानी बह गया, खेत बर्बाद हो गया। मतलब वहां खेत बर्बाद, हमारे पास में खेती बढ़िया हुआ है, उसका पानी बह करके आया, मेरा खेत में रुक गया सर, फायदा हमको हो गया, उसका बेचारा का नुकसान हो गया। अब मान लेते हैं सर कि उसका दूर से आने में जंगल से होते हुए काफी दूरी का टाइम सामना करना पड़ रहा है, मेरे पास फसल हुआ, अब हम बेचना भी चाहते हैं और उसका जरूरत भी है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए मेरे पास में कोई मार्ग व्यवस्था नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम लोग को होता है सर कि छोटा दूरी करने के लिए हम लोग को सड़क होना ही चाहिए बढ़िया से। अब अगर ये दूरी बहुत ज्यादा है तो फिर रेल मार्ग होना चाहिए। इसके लिए आपको 10 क्लास में मिलेगा पूरा, ठीक है ना, चैप्टर ही बनाया गया है परिवहन का, 8 क्लास में भी ये पढ़ा होगा, 10 क्लास में भी मिलेगा। इस पर भी लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हो जाकर के परिवहन के बारे में, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, खेती से अगर कोई सामान हमको मिला सर और दूसरा लोगों को चाहिए वो चीजें, या किसी भी उद्योग धंधा से या कहीं से भी हमको मिला सामान, हमको दूसरा को देना है, तो चाहे हम सड़क से जा सकते हैं, रेल मार्ग से जा सकते हैं, इससे और बेहतर साधन हो ही नहीं सकता है। हम सोचेंगे कि हवाई जहाज से जाएंगे, तुम्हारा भाई भाड़े उतना लग जाएगा जितना तुम सामान नहीं बेचोगे, ठीक है ना, तो तुम महंगा करके बेचोगे तो तुम्हारा कोई सामान भी नहीं खरीदेगा, जो सस्ता में बेचेगा उसको खरीद लेगा। हवाई जहाज से भी जाना संभव है दूर रास्ते में, लेकिन इंपॉर्टेंट सामान ही हवाई जहाज से भेजा जाता है, जिसका कॉस्ट पड़ता है अच्छा खासा, जिसको लोग अफोर्ड कर पावे। ऐसा सस्ता सामान के लिए वो लोग नहीं भेजेंगे कि हवाई जहाज से हम भेजेंगे, महंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा पूरा। तो हम लोग का सीधा सा बात है सर कि हमारे पास में परिवहन का साधन होना चाहिए, यातायात के साधन होना ही चाहिए, आने जाने का साधन होना ही चाहिए, ताकि हमारा देश में जो भी कुछ लेन देन हुए ना बहुत ही सस्ता हो जाए, आराम से हो जाए और कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और जब ये सब चीजें का समाधान हो रहेगा तो जाहिर सी बात है कि गरीबी एकदम धीरे धीरे जड़ से खत्म, क्योंकि सब कुछ तो हो रहा है ना, तो अब क्या चाहिए गरीबी खत्म करने के लिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। अभी आगे नंबर में हमारे पास में है 7वां नंबर, आय तथा धन का समान वितरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी हम भी मानते हैं। आय और धन, ये दोनों का समान वितरण का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बराबर लेवल पर नहीं है, कोई ज्यादा गरीब कोई ज्यादा अमीर है। तो सरकार इस पर रूल्स बनाया गया है, हालांकि कुछ देशों में नहीं है बट बहुत सारा जगह पे है ये, ठीक है ना। सरकार से रूल बनाता है टैक्स के रूप में, ठीक है ना। मतलब जो अमीर आदमी है उसको हम पैसा लेंगे और वो पैसा को हम गरीबों में बांट देंगे। अगर वो अमीर आदमी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, 2 करोड़ के कमा रहा है, फिर 4 करोड़ कमाने लगा, 5 करोड़ कमाने लगा, इस तरीके से जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से उसका टैक्स भी बढ़ते रहता है। आप कम कमा रहे हैं तो आपको कम टैक्स देना है, ज्यादा कमाने लगेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स सरकार रखेगा और उस टैक्स को देखेगा कि किसका जरूरत है उसमें बांट दिया जाए। कॉलोनी दे दो, तो छात्रवृत्ति में दे दो, या पोशाक में दे दो, कोई भी नाम से पैसा वो दे देता है, या भोजन के लिए राशन बांटने लगो, वो पैसा सारा राशन वाला, हम लोग क्या करते हैं अंगूठा लगाते हैं फ्री में राशन मिल गया, बेच करके 1000 रुपये कमा लेते हैं,
बताओ यार। तो वो 1000 रुपया दिया ना भाई रे। अब इतना सारा करोड़ों लोग है, कितना करोड़ का वितरण हो रहा है सिर्फ हर महीने, सिर्फ और सिर्फ हर महीने, मतलब 12, 13, 14 करोड़, अगर एक देखा जाए तो एक राज्य में, जहाँ का जितना ज्यादा जनसंख्या उतना लोगों को राशन मिल रहा है, जनसंख्या पर तो राशन मिलता है, और सब भाई अपना पैसा कमा रहा है, उतना जितना परिवार चल रहा है उतना पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो हर देश हर राज्य में इस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमारे पास क्या है सर, आय का समान वितरण होना पड़ेगा, ताकि दूसरा लोगों को भी घर द्वार चले। इसीलिए टैक्स का व्यवस्था भी किया गया था। टैक्स का व्यवस्था इसलिए नहीं किया गया था कि अमीर आदमी से पैसा लेकर के अपना जेब गर्म किया जाए, उसके लिए टैक्स है ही नहीं। टैक्स का व्यवस्था इसीलिए किया गया है ताकि बड़ा आदमी से पैसा लेकर के, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो कमजोर गरीब है, उसको में दिया जाए, ताकि एटलीस्ट उसका लाइफ तो कम से कम सर्वाइव हो पावे। ऐसा नहीं है ना कि हमारे होते भर में, देश का प्रधानमंत्री होते भर में भी और पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाए, देश में तबाही आ जाए, महामारी आ जाए, भूखल प्यासा लोग मरने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ है सब अच्छा से होना चाहिए। इसी की वजह से टैक्स का व्यवस्था किया गया, ताकि और भी तरह का विकास किया जा सके। कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ विकास के लिए पैसा रखा जाता है, इस तरीके से वो काम करता है, उसका अलग रूट है। आगे हमारे पास में है रोजगार के अधिक अवसर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। रोजगार का अवसर हमारे ना बिहार में उतना कोई खास है, ना ही पूरा इंडिया लेवल में कोई खास है। और जब तक हमारे पास में रोजगार का व्यवस्था नहीं रहेगा, तो लोग यूं ही इसी तरीके से इधर उधर घूम फिर करके अपना लाइफ काट देंगे, और लास्ट में हम लोग बूढ़ा होने के बाद क्या कहेंगे, जैसे हम लोग के दादा दादी जो कह करके गए हैं, वही हम लोग भी। काम धाम नहीं तो क्या करेंगे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बूढ़ा होने के बाद शक्ति नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बैठल बैठल वैसा ही खटिया पे, मतलब कि जो भी है टन बना जाएंगे, ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग के पास में पहला ही से इस तरीका से रोजगार का अवसर रहेगा, तो हम इतना अच्छा तरीका से रोजगार करके पैसा अपना सेविंग कर सकते हैं, ताकि लाइफ टाइम में वो उसका इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी, कि रोजगार हमें, रोजगार होना ही चाहिए, सभी लोगों को पास होना चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा सर एक ही कंडीशन पे, चाहे औद्योगिकरण हो जाए, चाहे जनसंख्या कम हो जाए। क्योंकि जो औद्योगिकरण है पहले से थोड़ा बहुत, उसमें औकात से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, जनसंख्या कम करना पड़ेगा। या जनसंख्या है सर, तो फिर उद्योग धंधा को इतना बढ़ाइए ताकि सारा जनसंख्या फिट हो पाए उसमें। यही दो रास्ता है, एक दूसरे का अपोजिट इस्तेमाल करके इसका काम को किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि सभी को रोजगार का अवसर मिल पावे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट भी लागू किया गया है, जो कि यहाँ पर बहुत सारा चीज हमने लिखा है बीच बीच में, लेकिन अभी तक हम इसको समझा नहीं रहे, इसको लास्ट में हम समझा देंगे। इसी में बीच बीच में काफी सारा पॉइंट्स है, जो इसका बीच का इंपॉर्टेंट लाइन था, जो सरकार बेहतर ढंग से किया है, जो कि सरकारी प्रयास ही सब में आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझा देंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो रोजगार के अवसर के लिए कुछ रूल्स लाया गया है, ताकि लोगों को कम से कम लाइफ चले। उसके लिए 100 दिनों का व्यवस्था किया गया है, जवाहर रोजगार योजना चलाया गया है, ये सब चीजें समझाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है 9वां नंबर, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। लघु एवं कुटीर, लघु में हम लोग समझते हैं सर कि छोटा मोटा काम, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग जो भी कहे, हाथों से काम करते हैं, घर में मिलजुल करके पूरा परिवार सदस्य लोग काम करते हैं। जैसे सपोज दैट हम भी किए हैं, हमको याद है अपना लाइफ, कि हम झाड़ू बीने हैं, अपना हाथ से झाड़ू बीने हैं, चटाई बीने हैं, दादी के हाथ बटाया करते थे, 10-20 रुपए मिल जाया करता था। एक चटाई बेचती थी 50 रुपए में, 5 रुपए हम, 2 चटाई बिका 10 रुपए हमको, क्योंकि हम भी काम करते थे साथ में। तो ये चीज है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अपने घर में रह करके छोटा मोटा काम करके कुछ इनकम आना चाहिए। अगर जब इस तरीके से इनकम आता है, तो हमको दूसरा पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, हम खुद करते हैं। हमारा घर में पहले टाइम में चलता था, अभी तो नहीं चलता है ये सब चीजें, कि जो सरकी होता है ना, सरकी वाला, उसको से ऐसे ऐड करके ऐसे ऐसे मोनी बनाया जाता है, तो मोनी बना बना करके बिकता था। अभी भी मेरा नानी घर में ऐसे चलता है कि झाड़ू, जो सरकी आता है ना उधर नदी में, सरकी को काट के फिर उसको से झाड़ू बिना जाता है, जो कि हम लोग मार्केट में झाड़ू लगाने के लिए खरीदते हैं, स्कूल में खरीदते हैं ना, वो चीजें। या तो फिर जो झाड़ू हम लोग हर तरफ जाते हैं, काटते हैं घास को, बीन करके घर में इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुटीर उद्योग है। हम लोग क्या करते हैं कि पल्लो काट के लाते हैं, या खजूर का पत्ता, उसको चटाई बीन देते हैं। ये सब क्या हुआ है, छोटा मोटा कुटीर उद्योग हुआ। इससे अच्छा खासा लोग अपना जेब खर्च तो निकाल ही लेता है, दूसरा पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो लोगों को इसका विकास करने में मदद करना चाहिए। आवाज के जमाना में तो सरकार पैसा भी देता है कि भाई रे हम तुमको इस तरह का लोन दे रहे हैं, पैसा हमसे लीजिए, छोटा मोटा कुटीर उद्योग या लघु उद्योग अपना स्टार्ट करिए,
और जब आपको लगे कि हम डिपेंड हो गए अपने ऊपर में, उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके हमको वापस कर दीजिए मेरा पैसा। आपका रोजगार भी चल रहा है, उससे इनकम भी लाइफ टाइम आते रहेगा, मेरा पैसा भी चुक गया है। गरीबी से निकलने का इससे बेहतर साधन हम नहीं मान सकते हैं पूरा में। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको साइड कर दीजिए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, ठीक है ना, इस चीज को आप समझ लीजिए। लघु और कुटीर उद्योग, इस चीज को हम इसलिए सपोर्ट ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारे देश में सर गरीबी ज्यादा है, और जहां गरीबी ज्यादा रहेगा वहां पर सभी व्यक्ति को सिर्फ ये कह दिया जाए कि अपना काम आप खुद से कुछ ऐसा सोच लीजिए जिससे आपका खर्चा निकल जाए। जब सबका अपना अपना खर्चा निकल जाएगा तो हमको जरूरी है कि हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा। सब अपना अपना चला रहा है खर्चा, हम क्यों उस पर ध्यान देंगे। अपना जब चला ले रहा है तो हम दूसरा चीज पर ध्यान देंगे। फिर देश का हर एक व्यक्ति अगर अपना कमाई अपना से ज्यादा कर ले, मतलब 10,000 है तो 20 कर ले, 20 है तो 50 कर ले, अपना आवश्यकता से ज्यादा, तो फिर हम उस पर ध्यान देंगे। सरकार उसको फिर ध्यान नहीं देगा कि इसको ग्रोथ करना है, इस राज्य को ग्रोथ करना है, क्योंकि वो पहले से ग्रोथ है। फिर देखेगा कि जिसका पास ग्रोथ नहीं है फिर हम उसको ध्यान देंगे, उसको गरीबी खत्म करने की ओर ध्यान देंगे, ताकि इससे हमारा पूरा देश में गरीबी का नामो निशान मिट जाए। इस तरीके से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हम कुटीर और लघु को ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास में उतना कौशल तो नहीं है कि कोई बड़ा काम करे, लेकिन छोटा मोटा काम कर सकता है, उसके पास इतना क्षमता होता है। कोई भी अपना खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है। जैसे गांव में देखा जाता है कि भेड़ चराना, बकरी चराना, इस तरीका से, तो भेड़ से ऊन आ गया तो उससे उसका फायदा ही फायदा हो रहा है। भाई ले लिया 50 गो भेड़ चराता है, और उसका जो ऊन आता है उससे भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनता है, काफी महंगा कॉस्टली होता है, उसका हो गया वो बिजनेस स्टार्ट। सीधी साफ है भाई रे। तो छोटा मोटा कुछ सोचना पड़ेगा अपने आप को, अगर आगे निकलना तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा दोस्त, तभी निकल पाएंगे। और ये गांव के लिए स्पेशली हम बोलते हैं। निवेश में वृद्धि, ये लास्ट है हमारे पास में 10वां नंबर में। निवेश में वृद्धि, ये क्या है सर? निवेश, निवेश में वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी करना है। तो मान लिया जाए सर कि मेरे पास 10 रुपए है, तो 10 रुपया को जब तक हम उसको 100, 200, 400 बना ना दे तब तक हमको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल करके आएगा। लेकिन सर उस 10 रुपया को हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं उतना बड़ा, ये भी एक पॉइंट है। तो उसको करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, या तो फिर हम कुछ बचत करके उसमें ऐड करके उसको बढ़ा सकते हैं, या तो फिर हम ओवर टाइम करके उसमें बढ़ा सकते हैं, या तीसरा रास्ता है कि हम किसी से कर्ज लिए और उसको 10 को 20, 50, 100 कर दिए, और फिर उसको से कोई सामान खरीदें और फिर उसको से पैसा बढ़ाते बढ़ाते उसका लोन दे दिए, बाकी मेरा सब पैसा रह गया। ये 3 रास्ते से हम लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, निवेश में वृद्धि। आज जैसा ही आपका निवेश में वृद्धि हुआ, सपोज दैट मान लेते हैं कि दुकान है किसी का, अब आपके पास में 2000 था, उसका 2000 का सामान ला करके पूरा बेचने लगते हैं। शुरुआत में हम लोग का चलता था रोड पर, जब रोड नहीं बना हुआ था तो कोई ला करके ऐसे चाना बेचने लगता था। 20 रुपया का चाना लाया, 40 रुपया कमा के चला गया, दुगना फायदा एकदम डायरेक्ट। 20 रुपया का चाना इतना फुलाया, उसको तेल मसाला लगा करके बेच दिया, 40 हो गया उसका। क्या फायदा कमाया यार, छोटा मोटा काम करता था, हो गया प्रॉफिट। चल बोतल आया 1 किलो छान करके बेच दिया 1 रुपया में, 1 गुरु दूगो, कितना फायदा है खोखड़ी। तो छोटा छोटा चीज में दिमाग कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमको दिमाग को समझना पड़ेगा। जब दिमाग लगाना चालू कर देते हैं तो विकास होना चालू हो जाता है। तो हमको किसी तरीके से निवेश में वृद्धि करना पड़ेगा। हमारा दुकान 2000 का था, हम उसको 5000 का बना देंगे। जो हमको 20-50 रुपया आ रहा था ना इनकम, हमको 100-200 आने लगेगा, ऑटोमेटिक इनकम बढ़ने लगता है। और ये सारा पॉइंट्स को समझने के लिए भाई हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है, ताकि ये चीज हमको समझ में आ सके कि हम अपना लाइफ में क्या करेंगे, गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर जरूर सभी को पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और लोग कहते हैं कि पढ़ने से क्या, तो ये सब चीज मिस कर देंगे ना भाई। और जो मिस कर रहा है वो अभी भी वही ना है, जो पढ़ेगा वो दिमाग लगाएगा, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ वृद्धि करें, कहाँ विकास करना है, कहाँ पे जो क्या करना है, वो तो दिमाग चलेगा नहीं। मान लेते हैं कि उसको पढ़ाई लिखाई करने के बाद 10 साल तक कुछ नहीं किया, सपोज दैट ऐसे होता है कि पढ़ने लिखने के बाद कोई कुछ करता ही नहीं है, समझ जाता है कि ये करे वो करे, क्या करे, इतना मनी ऑप्शन है, तब वो कोई एक जरूरत चुनता है कि हमारे पास में इस चीज का जरूरत है और हम इसमें जाएंगे, इस फील्ड में, तो हमारा लाइफ बेहतर चल पाएगा, हम इससे अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। बस उसी दिन से वो रास्ता को पकड़ लेता है, फिर उसके बारे में सीखना चालू कर देता है, फिर भी उसको पढ़ना पड़ेगा उस चीज के बारे में, फिर वही रास्ता पर चलता है, उसका कामयाबी आता है। लेकिन वो सारा पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग के पास ये चीज तो समझना पड़ेगा ना, छोटा मोटा जो क्लास पढ़ रहे हैं 9, 10 ये सब, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें समझाया गया है ऊपर के लेवल में नहीं मिलेगा, इससे हाई लेवल का मिलेगा, जो कि उसके नीचे वाला समझ माल रहेगा तब ना हाई लेवल समझ में आएगा। जस्ट ये सब चीजें है, वहां पर बिजनेस प्लान समझाया जाएगा, कैसे करोगे क्या करोगे,
उससे पहले जो छोटा मोटा चीज है उसको भी तो ध्यान दोगे ना, तब ना बात बनेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 10 ही पॉइंट्स को देखा है जो हमारे गरीबी को जड़ से खत्म कर सकता है। अगर इतना कर लिया जाए यकीनन गरीबी खत्म हो जाएगा। अब अगर इतना नहीं हो पाता है किसी से भी नहीं, चाहे देश हो, राज्य हो या किसी परिवार के सदस्य हो, तो भाई देश वहीं, परिवार भी वहीं, राज्य भी वहीं रहेगा, कोई ग्रोथ नहीं दिखने वाला है। ये रियलिटी है, फैक्ट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक क्लास में तो लेक्चर करने में काफी समय लग रहा है दोस्त। हमको लगता है कि सरकारी और गैर सरकारी प्रयास को हम आगे क्लास पे छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बाद में हम लोग समझ लेंगे। लेकिन उसी में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहले ही से। हमको लगा कि क्लास एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हो नहीं पा रहा है। बहुत लंबा भी 1 से 2 घंटा लेक्चर चल जाएगा उस पर भी। तो इसको हम समझा देते हैं, फिर बाकी कल उसको अगला क्लास में समझा दिया जाएगा। इसमें से कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो कि सरकारी प्रयास में ही आया हुआ है, कुछ गैर सरकारी में ही आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल इतना जान लो ना कि मेन हेडिंग यही है मेरे पास में, गरीबी उन्मूलन के उपाय। मेन हेडिंग इसी से सब कुछ बना हुआ है, तो सब इसी के अंडर में समझना है, ठीक है ना। अब आगे पीछे लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आएगा तो जस्ट इसमें से कुछ पॉइंट्स आएगा, और जो बोले है वो सब सबको दिमाग में बैठ गया होगा अब तक कि हमको क्या लिखना पड़ेगा कोई सवाल पूछा जाए तो, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसा बात बताया गया सर कि कुछ ऐसा राज्य भी है हमारे देश के अंदर में वो जो बहुत ज्यादा पीछे है, तो वो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन ऐसा राज्य है भाई। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और भी 10 में जाओगे तुमको मिलेगा बीमारू राज्य करके नाम, ठीक है ना। बी से बिहारी सब करके नाम आ जाएगा, बीमारू करके, बीमारू। बिहार, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यू ना, यूपी तो है उत्तर प्रदेश। मतलब इस तरीके से कुछ है जो कि 10 क्लास में भी तुमको मिलेगा, ठीक है ना, कि बीमारू राज्य निम्न में से कौन है, वहां पर ऐसे करके कंडीशन कर देगा। और 10 क्लास में क्या बोलेगा कि सबसे कमजोर राज्य जहाँ गरीबी ज्यादा है, इस तरीके से बोल सकता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग पहले ही से एक बार देखे थे ग्राफ में कि कौन सबसे पीछे है गरीबी में, कौन है और कौन ज्यादा बेहतर है वो वाला चीज में, ठीक है। तो एक तरह से पिछड़ा ही समझिए भाई, गरीबी में है मतलब पीछे ही है, सीधी बात है। फिर उसके बाद में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, जो कि किताब के क्वेश्चन आंसर में भी ये चीजें देखने को मिलेगा। MDMS क्या होता है सर? मिड डे मील स्कीम। इस योजना पर 2007 से 8 में लगभग 7,324 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान। बताइए, ये सरकारी प्रयास में आएगा, ठीक है ना। ये सरकारी प्रयास जब बताएंगे लेक्चर करेंगे उसमें ये चीज आएगा, ठीक है। इसको हम फिर भी यहाँ समझा देते हैं थोड़ा कि मिड डे मील स्कीम क्या होता है सर। मध्याह्न भोजन जो हम लोग का स्कूल में मिलता है, ठीक है। तो जो बच्चे लोग का स्कूल में भोजन मिलता है, लगभग तुम देखा होगा हर स्कूल में कम से कम 5वां वाला स्कूल तक, प्राथमिक विद्यालय में अधिकतर ये चीजें होता है, ठीक है ना। अभी तो मिडिल स्कूल में भी होता है, मतलब 8वां क्लास के बच्चे तक के भी खाना मिलता है, लेकिन शुरुआती तो प्राथमिक तक ही किया गया था। तो ऑलमोस्ट समझ लो ना कि पहले से लेकर के 8वां तक, सीधा बात मानो कि मध्य विद्यालय तक ही चलता है ये कॉन्सेप्ट। उसमें तुम खुद ही सोच के देखो दोस्त, 7,324 करोड़ के बात हो रहा है यहाँ पे। इतना करोड़ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खिलाने में पैसा जा रहा है सरकार का, तो कहाँ से लाएंगे? कमट्टी काटे जाता है जो पैसा लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कोई काम करता है पर्सनली जो इतना कमा करके दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जो बड़े लोग कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा लिया जाता है टैक्स के रूप में, और वही उतना बहुत सारा लोग होगा कमाने वाला, वैसा वैसा बड़े बड़े लोग, सबका टैक्स लिया जाता है और गरीब को दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो स्कूल चलता है, सरकारी जितना स्कूल है, उन सभी स्कूलों में सर पैसा इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि हमारे देश में कितना सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उतना से भागा दे दिया जाए इतना में, तो स्कूल में पहुंच जाएगा कि कितना पैसा पहुंचेगा से, कि कौन स्कूल में कितना जाएगा, 50 लाख जाएगा, 4 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा खिलाने पिलाने के। तो वो चीजें डिवाइड करके बढ़ जाता है अपने आप में, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग सरकारी में समझेंगे, ठीक है ना। एक तरह का ये स्कीम है, परियोजना बनाया गया है जिसमें ये चीजें देखा जाता है। IRDP ये क्या होता है सर? इंटरग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको 1980 से देश के सभी प्रखंडों में लागू किया गया। ये क्यों किया गया था, इसका मतलब समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? रूरल डेवलपमेंट, गांव देहात को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसको 1980 में लागू कर दिया गया था पूरा प्रखंड में। हम लोग का प्रखंड मान लेते हैं मोहनपुर है, तो मोहनपुर प्रखंड में जितना भी लोगों को कुछ जरूरत होगा तो वहां से हेल्प ले सकता है। जो कि जब कृषि होता है ना, तो उस टाइम में बहुत सारा चीजें मिलता है कि आधार कार्ड दिखाइए, खाद ले जाइए, ये ले जाइए, बीज ले जाइए, ऐसे होता है ना। वो चीजें उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो उसका जरूरत है वो मिल सकता है। कमेन छोटा मोटा और चीज आगे,
SGSY ये क्या होता है सर? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। मतलब सर कि गांव में हमको रोजगार देने का व्यवस्था करना है सर, क्योंकि सरकार ये सब चीजें सोचता ही सोचता है, जो कि अप्रैल 1999 में IRDP का नाम ही चेंज होकर के SGSY हो गया, यानी कि ई वाला को ये बना दिया गया। उसी चीज को ये चेंज, इसमें क्या किया गया सर? डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, ग्रामीण डेवलपमेंट, इस चीज पर ध्यान दिया गया है। तो ग्रामीण डेवलपमेंट, तो ये चीज को यहाँ पर ऐसे करके कन्वर्ट कर दिया गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना बना दिया गया है। हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज देखते हैं जहाँ जो सरकारी पोस्टर मारा रहता है, जो बना रहता है सिर्फ मिट्टिया से, उसमें पीला रहता है और लिखा हुआ रहता है कि इसमें ग्रामीण रोजगार योजना, ये योजना, जवाहर रोजगार योजना, ऐसे करके। तो वो सब जो योजना है वो सरकार का बनाया हुआ स्कीम है, वो सरकार का योजना है, जिससे लोगों में कम से कम उसको रोटी कपड़ा मकान तक तो पैसा बन जाना, रोटी खरीदने तक का पैसा रहे, कपड़ा पहनने तक का पैसा रहे, कम से कम छोटा मोटा मकान बनाने तक का पैसा तो कमा ले, झोपड़पट्टी लगा के रहे ना, कम से कम जिंदा तो रहे। इतना कोशिश किया जाता है कि लोग बेहतर ढंग से रह पाए थोड़ा सा, ठीक है। JRY ये क्या होता है सर? जवाहर रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1989 में प्रारंभ किया गया था और इसके मध्य से भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का वादा। इसका एग्जाम्पल हम लोग को सबसे सटीक मिलेगा लॉकडाउन का। हम लोग का जो गांव में स्थिति हुआ था, वो जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग को पहले तो नहीं पता था कि रोड जाएगा ही जाएगा, लेकिन अचानक से लॉकडाउन में रोड का काम चालू हो गया। अचानक एकदम कुछ पता नहीं चला, अचानक चालू हो गया, क्योंकि उस समय में काम की कमी था और एक तीर से दूसरी कार हो गया, विकास के विकास और रोजगार भी मिल गया। विकास होने लगा तो मट्टी काटने के लिए लोगों को मशीन नहीं लगाया गया, ये चीज को भी ध्यान में रखा गया कि मशीन लगेगा एक आदमी का पैसा बनेगा, मशीन नहीं लगेगा तो सबको पैसा बनेगा। ये थोड़ा सा अफ्रीका वाला रूल आ गया एक ही काम को 10 दिन तक चलने दो, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा स्थिति आया था कि चलते ही रहना चाहिए काम, क्योंकि अगर जहां बीच में रुका तभी लोगों का खाना पीना कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। राशन तो मिल रहा है, राशन वालों जानते हैं, जो चावल मिल रहा है अरबा मिले चाहे उसना खाना पड़ेगा दोस्त, वो तो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा खर्चा तो होना चाहिए ना सब्जी उब्जी मिलाने को। आप वहां सूखा सूखा देते हैं, लेकिन हरा सब्जी भी तो चाहिए, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी चीजों के लिए सर ये चीजें व्यवस्था किया था, जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया है। और इसमें कम से कम सर, जैसे कि एक परिवार है, हम लोग को गांव में ऐसे होता है, मट्टी कटा रहा है या कुछ हो रहा है तो कहता नहीं कि तोरा घर से कोई एक ही हो जाएगा, 2 आदमी के नहीं काम देने वाले हैं। कभी सुने वैसे कि एक ही घर से 2 आदमी तो नहीं कमे और ई घर वाला नहीं कमे, देखो ऐसे सुने हैं? ये यही स्कीम है जो कि सरकार का स्कीम है, कम से कम परिवार चलाने के लिए एक सदस्य को काम करना है ताकि उसका कमाई से पूरा परिवार चले, बस इसका मेन मकसद यही है। अब अगर आप एक ही घर में से चारों कमाने चले गए और बेचारा बगल वाला घर के कोई नहीं कमा रहा है, जगह ही नहीं है ना, तो तुम एगो कमाओगे तो बाकी 3 घर आएगा ना काम करने, उसका पैसा बनेगा। ये चीज को काफी ख्याल में रखा गया है कि जवाहर रोजगार योजना, ताकि लोग भूखे ना रहे, थोड़ा सा बेहतर अपने आप को रखें, ये सब सरकारी योजना में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर PMGY, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। मतलब कि गांवों को उदय बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लाया गया था, PMGY, ठीक है ना। इसको 2000 से 2001 में बनाया गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, इसका डेट ही ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, इसका फुल फॉर्म ज्यादातर पूछता है। और इसमें हो क्या रहा है सर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ग्राम उदय योजना, गांव को बेहतर बनाना है, गांव को आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रधानमंत्री का एक योजना बनाया गया है, बस बात खत्म, ठीक है। आगे में है SJSRY, ये क्या होता है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखिए यहाँ पर शहरी, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर शहरी, ये गांव के बारे में। ठीक इसी तरीके से शहर को भी और बेहतर बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी एक तरह का योजना बनाया गया है, जिसको हम लोग SJSRY कह सकते हैं शॉर्टकट में। इसको 1997 से शुरू किया गया था और 2004 से 5 में इस योजना के लिए 103 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया कि 103 करोड़ रुपया हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा शहर विकास हो सके, लोग अगर किस तरीके से रोजगार मिलना है तो मिल सके। 103 करोड़ रुपया उधर जा रहा है। अगर जनसंख्या नहीं रहता, एक चीज और लास्ट में कुछ है क्या, इस चीज को समझा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर करेंगे। यहाँ देखिए SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हिंदी में बोलता है स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना।
स्वयं, अरे यार क्या लिखना है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब एक अपने आप में ही मदद करना एक दूसरे को। जैसे कमेटी हो जाता है या तो जीविका, ही सब हो जाता है। अपने आप में यार मिल के पैसा जमा करो, जिसको जरूरत पड़ेगा उसको दे देना। थोड़ा बहुत ब्याज ले लेंगे, उसका ग्रोथ हो जाएगा, फिर सब जमा कर देगा। उसका विकास का विकास भी हो गया, मेरा पैसा यहीं के यहीं भी रह गया। तो ये सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होता है, इसे हम लोग विकास करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन लोग आज क्या कर रहा है, पैसा तो ले रहा है लोन से, लेकिन विकास नहीं कर रहा है, उसको खर्चा कहीं और कर देता है। चाहे शादी में दिखावा करने में, चलो यार डीजे के नहीं है हमारे पास में पैसा, वो सब है, लेकिन हम ले करके डीजे ला देंगे। अरे मेरे को कहेंगे, आप जैसा लोग अगर देश में सब लोग ऐसा ही सोचने लगे तो देश को एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कर्ज में जिंदगी भर पड़ा रह जाएगा ये देश पूरा। कर्ज लिए डीजे ला दिए, आपके पास नहीं था तो भाई मत दिखाइए उतना। सबसे ज्यादा जो गरीबी आ रहा है ना देश में, उसका सबसे बड़ा कारण है शो ऑफ करना। आपके पास नहीं है लेकिन आप ज्यादा दिखाते हैं। कमाते 200 हैं, दिखाते हैं कि हम 1000 रुपया कमाते हैं एक दिन का। दिहाड़ी पर जाते हैं 200-300 में, और दिखावा करते हैं कि हम मंथली के 30,000 कमा लेते हैं। ऐसा कुछ क्या शो ऑफ करना जरूरी है? शो ऑफ करेंगे भाई तो गरीबी रहेगा, आप हमेशा कर्जा में रहेंगे और लोन में डूबल रहेंगे। ना खाने को ढंग से मिल पाएगा क्योंकि कर्जा का सूद देना है ना पहनने के लिए बढ़िया से। मम्मी पापा यही बताएंगे कि किसी तरीके से ये वाला खाली कर्जावा खत्म हो जाए। घर में बोलते कि नहीं, हमारे घर में चलता है ये किसी तरीके से ये कर्जा खत्म, टेंशन खत्म। अरे भाई क्या जरूरी था कर्जा लेना, क्यों शो ऑफ करते हैं? इमरजेंसी में होता है वो बात बनता है। आप बिना इमरजेंसी के लेकर के स्वैप कर देते हैं कि चलो यार आज हम डीजे ला देते हैं 4 गो ड्रोन। जरूरी है ये? आपके पास एक ड्रोन एक डीजे का पैसा था तो उतना ही करते। ये उसको बचाने के लिए भाई, आप नहीं है करते वो बजवे ला देते तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं भाई, हम तो बड़ा आदमी है, बड़ा जैसे दिखावा करेंगे तो दिखाइए। सबसे बड़ा हम जो मानते हैं ना गरीबी का एक बड़ा हिस्सा, वो है सर दिखावा करना, ठीक है ना, शो ऑफ करना। शो ऑफ जब कोई करता है तो वो औकात से ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जितना औकात नहीं उतना ज्यादा, और इससे व्यक्ति कर्जा में डूब जाता है। बस ये सबसे बड़ा हम मानते हैं एक गरीब आदमी और गरीब होने का कारण। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार ये चीज सुना होगा ना कि गरीब आदमी गरीब है और अमीर आदमी अमीर है। इसका रीजन है कि अमीर आदमी के पास जो पैसा है ना, उसको पहले क्या करता है कि हमको इस पैसा में से कितना बिजनेस में भी लगाना है उसको साइड करो, कितना परिवार में खर्चा करना है उसको साइड करो, सब साइड करता है, जो बचता है उसको एंजॉय करता है। लेकिन हम गरीब लोग क्या करते हैं, अभी शादी ब्याह है, पहले सब पैसा मांग कर परिवार से और सब शादी में लगा दे, बाद के बाद में देखल जाएगा। सर मतलब जो ज्यादा मेहनत करता है वो मतलब गरीब कौन, मतलब कैसे रहता है? यही तो बता रहे हैं ज्यादा मेहनत करने वाले गरीब इसीलिए है क्योंकि पैसा का सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग उसको कर रहा है, जहां करना चाहिए था वहां नहीं कर रहा है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है, आप शौक में पैसा लगा दे रहे हैं। अमीर आदमी शौक कर तो रहा है लेकिन औकात से ज्यादा नहीं। उसको पास जितना है पहले सारा जगह पर देख लेता, अपना बिजनेस को, अपना व्यापार को, अपना काम को, पैसा छोड़ देता उसके लिए। वहां बचा शौक करेंगे भाई, नहीं बचा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उड़ाता है, चलो यार ठीक है इसको मैनेज कर लेंगे सरकार से लोन लेकर के, या उसका अलग टेक्निक चलता है, सरकार से लोन लिए उसी से रिफंड्स वगैरह करवा करके उसको उल्टा वगैरह करके सारा मामला खत्म हो जाता है हम लोग का। लेकिन ओरिजिनल में गरीब के पास उतना दिमाग नहीं ना है, स्वैप तो कर देता है, उसके बाद कहता है कि अच्छा ठीक है ब्याजवा दे दो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। और उस चक्कर में ना बच्चे को पढ़ने को भेज पाते हैं, ना ही कपड़ा लता ढंग से दिला पाते हैं। बाद में वही बच्चा शिकायत करता है, यार माँ बाप कुछ करने के लिए हमारे लिए, खाली कहा लो कि गंगन वाला क्या कहते हैं। तो रहिए गंगन वाला के चक्कर में, हम क्या कहेंगे, गंगन वाला के चक्कर में रहेंगे तो यही दशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, बुढ़ारी होने के बाद भी। आप यही कहेंगे बाल बच्चे, अरे बाबू रे थोड़ा गाँव वाला को भी सोच, गाँव वाला क्या कहता है अगर थोड़ा ऐसे कर दो तो, शादी सिंपल कर दो तो। ओखली को भी तो चाहिए, क्या जरूरी है? बहुत सारा देश में तो ऐसा हो रहा है कि शादी ब्याह करने के लिए हम नो एनी मतलब एफोर्ड करता है, खर्च मनी खर्च नहीं करता है। सिंपल से जाओ, ये क्या होता है चर्च वगैरह वगैरह में, या कोर्ट मैरिज आज के जमाना में बहुत ज्यादा चल रहा है। जाइए भाई रे, आपका मर्जी, लड़की की मर्जी, बस दोनों का मर्जी काफी है। बाकी फैमिली अगर सपोर्ट करता है तो बढ़िया है, हो गया बस। मर्जी है, शादी के लिए क्या जरूरी है, मर्जी है बस, हो गया। चलो को फाइल कर देते कि हाँ शादीशुदा है, साइन कर दो, अपना अपना भाई हो गया शादी। इसको बोलते हैं एक एडवांस। जो लोग ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हम मानते हैं कि गरीब लोग को ये चीज अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसको अप्लाई कर रहा है बेहतर और समझदार लोग, इसको हम मानते हैं। गरीब लोग जब ये अप्लाई करेगा ना तो शादी का जो खर्चा है ना 4-5 लाख रुपया बच जाएगा, वो
उस 4-5 लाख से आप बच्चों के लिए कुछ बेहतर सोचिए, एजुकेशन में खर्च करिए, या तो उससे कोई छोटा सा व्यापार डाल दीजिए जिससे कि बच्चा का ग्रोथ हो, लाइफ टाइम इनकम आते रहे। लेकिन ऐसा कहाँ सोच रहे हैं, सब तो पहले सदियों में सब बुढ़ा देते हैं पूरा, और 10 साल तक उसको भरने में लगा देते हैं, और जिंदगी उनका बचा ही कहाँ है अब तक। 20-30 साल में तो बाल बच्चा के शादी किए, 10 साल भरने में 40 साल, अब वो कमाने वाले हैं नहीं, भरेगा फिर बाले बच्चा कमा के। ये चक्कर में बाल बच्चा फंस जाता है यार। देन उनका है समाज का जो दिमाग में थॉट बैठ गया, उनके वजह से सब ये कचरा हो जाता है, गरीबी का हालत। ठीक है, हमारी तरफ से यही सीधा सा सजेशन रहेगा, जो हम समझे आज तक लाइफ टाइम में अपना 20-25 साल के उम्र में जो समझ पाए हैं, हम यही चीज समझे हैं। शो ऑफ नहीं करना चाहिए, आपके पास जितना है उतना ही यूज करिए। अगर आपके पास 100 रुपया है ना सर, 10 रुपए के बारे में सोचिए कि मेरे पास 10 है, 90 को बचा के चलिए। कोरोना जैसा कोई लॉकडाउन आ जाएगा तो क्या करोगे फिर, कहाँ से पैसा लाओगे। कुछ ऐसा ही स्थिति को भी सोच के चलना पड़ता है। हम अपने एग्जाम्पल देते सर, हम भी बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि भाई रे पैसा हमारे पास है तो, लेकिन फिर भी खर्च नहीं करते हैं, उसको बचा लेते हैं, कुछ ऐसा चीज खरीद लेते हैं जो कि लंबा टाइम तक चले। बहुत बार लेकिन लोग बोलता है कि आप वही कपड़ा रोज पहनते हैं, सेम अब सिला ही लेते हैं मजबूत, तो क्या करें, अब चल रहा है 4-5 साल तक, 4-5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कपड़ा मेरा नहीं फटता है। अब वही कपड़ा को फिर तकिया में ठूस देते हैं, अगर उसको फिर से निकाल के पहना जाए कोई नया बच्चा तो नया ही लगता है। ऐसा हम लोग का स्टाइल है, मतलब कि हम लोग जल्दी खर्चा नहीं करते एक्स्ट्रा में, इस चीज को बचा के चलना पड़ता है। तो इससे आपको थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा। आप लोग कहेगा यार कि तो बढ़िया से पहन के आता है, फिर भी क्योंकि हम उसमें एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, इस्त्री लगा देते हैं, थोड़ा चमक जाता है। तो वही कपड़ा तुमको 4 साल 5 साल 10 साल तक भी चलता है। मेरा अभी तक 10-10 साल वाला विद्या भारती जो हम 5वां-6वां में पढ़ने जाते थे, अभी तक मेरा कपड़ा सब तकिया में ठूस के रखा है वैसा ही। अब अभी तक बढ़िया है, सर छोटा हो गया बस चढ़ गया ऊपर लेकिन अभी तक ठीक है सब। ये चीज को समझना पड़ेगा, गरीब आदमी में सबसे बड़ा कमी यही है, शो ऑफ करेगा गरीब रहेगा, शो ऑफ बंद, गरीबी से आप ऊपर उठ जाएंगे। जितना हो सकता है कम शो ऑफ करिए, शादी ब्याह में जो खर्च करते हैं उसको आप कोर्ट मैरिज पर चले जाइए, शिफ्ट हो जाइए। देखो कहावत शायद ऐसा कुछ है, हम राजी तू राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसे करके कुछ कहावत चलता है। तो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब कि हमको जहां तक याद है कि थोड़ा सा कहावत है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में भाई रे, जब हम लोग दोनों राजी हैं तो फिर दूसरा के क्या ही बात चलाना है। पैसा हमको जा रहा है, दूसरा को तो एंजॉय लेना है, खाना पीना खाएगा मौज करेगा, उसका तो कुछ जाने वाला नहीं है, जाने वाला तो मेरा है। गरीबी से निकलने का इससे और बेहतर रास्ता नहीं बताया जा सकता है दोस्त, जितना बात बताए हैं और कितना लेक्चर किया जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जो गरीबी से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखो दोस्त, और बाकी अभी हम लोग का सरकारी प्रयास और गैर सरकारी में भी जानना ही बाकी है, मतलब वो सब भी इसी में लेक्चर में आ गया, लेकिन फिर भी हम उस पर स्पेशली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास को यही रखो।